अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही दिन बाद और अपने रिटायरमेंट से पहले अपने लास्ट वर्किंग डे पे वाराणसी के एक डिस्ट्रिक्ट जज ने एक ऐसा अहम फैसला सुनाया है जिससे देश की पॉलिटिक्स और सोशल फैब्रिक पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जज ने ज्ञानवापी केस में सुनवाई करते समय हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के सील्ड बेसमेंट में फिर से पूजा करने की अनुमति दे दी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में यह दावा किया था कि यहां 1993 तक पूजा होती थी। दिसंबर 1993 में पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद यहां राजभोग और संस्कार का जो रिवाज था वो बंद हो गया था। उधर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने इन दावों को झूठा बताया कोर्ट में। उनका कहना है कि बेसमेंट में कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं हुई है, वहां सिर्फ बांस के खंबे हैं और जो सीलिंग हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत 1995 में हुई थी, जिस फैक्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सुनने से भी मना कर दिया है। मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा। उधर वहां बेसमेंट में पूजा पाठ शुरू भी हो चुकी है। अब इस एक अनुमति से ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ टेंपल लीगल मैटर एक बहुत बड़ा मोड़ ले चुका है। वो मैटर जिसकी सुनवाई देश के 3 अलग अलग लेवल पर कोर्ट्स में चल रही है। कुछ इस ऑर्डर को एक भारी जीत मान रहे हैं और इसकी तुलना बाबरी मस्जिद के ताले खुलने से किया जा रहा है, जो 1986 में, जिसके बाद राम जन्मभूमि मूवमेंट आंदोलन को कोई रोक नहीं पाया और देश की पूरी पॉलिटिक्स ही बदल गई। कुछ ही दिन पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में भी यह पाया था कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां स्थित है वहां एक विशाल हिंदू मंदिर हुआ करता था और यह कि मंदिर के कुछ भागों को मॉडिफाई करके मस्जिद बनाया गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद मांगे बढ़ने लगी हैं कि मस्जिद को अब हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। ऐसा अगर होता भी है तो ट्रांसफर इतना आसान नहीं होगा, एटलीस्ट लीगली। समझाते हैं क्यों। ज्ञानवापी की हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है। इसके इतिहास में अलग अलग राय भी लोग रखते हैं। इसमें अलग अलग रिसर्चेस हुई हैं। मस्जिद के पहले वहां क्या था उस पर भी काफी रिसर्च हुआ है। क्या वहां एक मंदिर पहले से स्थित था या मंदिर का खंडहर था या फिर वो इमारत अकबर की दीन इलाही एक कॉम्पोजिट कल्चर उसकी एक निशानी थी, उसका एक स्ट्रक्चर था। इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड हमने ऑलरेडी बना के रखा है। ज्ञानवापी के इतिहास को अगर आपको थोड़ा समझना हो डिटेल में तो आप वो एपिसोड देख सकते हैं। अभी कोई भी एडवर्स कोर्ट ऑर्डर हो या कंट्रोवर्शियल एएसआई की सर्वे हो, वो मुस्लिम पक्ष अभी लीगली चैलेंज करेगी, इतना उन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन आज के एपिसोड में हम ये मान के चलते हैं कि सारे कोर्ट ऊपर से नीचे और बड़े बड़े एएसआई के कमिटी सब इस नतीजे पर आ भी जाते हैं कि ज्ञानवापी के नीचे एक मंदिर था, तब भी हैंडओवर, तब भी क्लोजर इतना आसान नहीं होगा जितना कि कोर्ट के बाद कम से कम बाबरी मस्जिद केस में हो गया था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि यहां एक और बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है और वो फैक्टर का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। न्यू इंडिया के इस बुलडोजर राज और पुराने जमाने के सेक्युलर इंडिया के बीच में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। 2024 में इस एक्ट के बारे में आप काफी सुनेंगे, ये सुर्खियों में रहेगा ये एक्ट। इसके पक्ष में बहुत लोग हैं और इससे नफरत करने वाले शायद उससे भी ज्यादा लोग हैं। इस लॉ पर बुलडोजर क्या चलेगा या नहीं, यह सवाल बहुत लोगों के दिमाग में है। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझना जरूरी है क्योंकि यह एक्ट बचती है या इसे बुलडोजर से कुचल दिया जाता है, उससे पता चलेगा न्यू इंडिया का रंग और रूप क्या होने वाला है आने वाले 1-2 दशकों में। देशभक्त पर आज के एपिसोड में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, इसको क्यों बनाया गया था, क्यों लाया गया था, क्या यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है, इसको क्या बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है, और फाइनली अगर इसको हमने हटा दिया तो हमारे देश का क्या होने वाला है। अगस्त 1991 देश में कांग्रेस की सरकार पावर में है। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। एक साल पहले 1990 में एलके अडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी और संघ परिवार ऑर्गेनाइजेशंस ने राम जन्मभूमि मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसके चलते देश का माहौल काफी टेंस था। हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, 500 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। इस माहौल में नरसिम्हा राव ने एक फैसला लिया कि अयोध्या को लेकर जो हो रहा है ये बार बार रिपीट ना हो, ये रिपीट लूप में ना चला जाए, नहीं तो देश में धार्मिक फसाद बस बढ़ता ही रहेगा। अस वर्सेस देम, बाबर से लेकर औरंगजेब की गलती।
अगस्त 23, 1991 को सत्ता पक्ष सदन में एक बिल इंट्रोड्यूस करती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस बिल। बीजेपी के एमपीज इसका विरोध करते हैं। एमपीज ने एक दूसरे को हमेशा फिर काटना, इंटरप्ट करना भी शुरू कर दिया पार्लियामेंट में। बीजेपी एमपी राम नायक ने कहा कि यह संसद का सबसे काला दिन है। जनता दल और लेफ्ट के एमपीज ने इस बिल का समर्थन किया और यह बिल पारित हो गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मकसद है टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15th डे ऑफ अगस्त 1947। सरल भाषा में बोले तो पूजा स्थान जिस धर्म का है वो उसी धर्म का रहेगा, फुल स्टॉप। उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता है, फुल स्टॉप। हिंदू मंदिर रहेगा, मस्जिद मस्जिद रहेगा। एक धर्म के दो सेक्ट्स के बीच में भी कन्वर्जन नहीं हो सकता है, यानी किसी कैथोलिक चर्च को भी प्रोटेस्टेंट चर्च नहीं बनाया जा सकता है, फुल स्टॉप। और इसके लिए एक्ट ने कट ऑफ डेट रखा 15th of August 1947, देश की आजादी का दिन। यानी किसी पूजा स्थल का रिलीजियस कैरेक्टर जो 15 अगस्त 1947 के दिन था वही कैरेक्टर कंटिन्यू रहेगा और लीगली प्रोटेक्टेड रहेगा बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। अगर कोई पूजा स्थल है जो 15 अगस्त 1947 के बाद बना है तो उसके बनने के टाइम पे जो रिलीजियस कैरेक्टर होगा वो प्रिजर्व रहेगा। अब इस लॉ में कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहले कि वो डिस्प्यूट्स हैं जो 1991 में एक्ट के फोर्स आने से पहले ही म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू सेटल हो गए, फिर वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक्सेप्शन है मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स का। और तीसरा है, सबसे बड़ा एक्सेप्शन दिया गया यहां, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को लेकर, क्योंकि उस टाइम पर यह एक बड़ा मूवमेंट चल रहा था। तो समझा यह गया कि भैया इसके लीगल प्रोसीडिंग्स को एक्सक्लूड करना ही बेहतर होगा पॉलिटिकली और लॉजिकली। इसीलिए बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल हिंदुओं के नाम किया, फिर वहां मंदिर बना, तो इस लॉ का उल्लंघन नहीं हुआ था, क्योंकि पहले से ही एक्सेप्शन बना हुआ था इस एक बड़े केस के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राम जन्मभूमि विवाद को छोड़ के यह लॉ बाकी सारे विवादों को समाप्त करने की कोशिश करता है। अगर कोई भी पेंडिंग केस है जिसमें प्री अगस्त 15 1947 कन्वर्जन की बात है, पेंडिंग केस चल रहा है, तब भी उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर तो विवादों का अंत ही नहीं रहेगा। इसीलिए जब काशी मथुरा बाकी है का नारा लगाया गया, तब ज्ञानवापी के अराउंड नैरेटिव बनाया गया, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमेशा सेंटर स्टेज पे रहने लगा। क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की अगर आप ईदगाह की बात करें, और देश के सैकड़ों मंदिर, सैकड़ों गिरजाघर और गुरुद्वारा इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड हैं। अगर लीगली मस्जिद को हटाना है, मंदिर बनाना है, तो सबसे पहले आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही खत्म करना होगा, उसे ही गिराना होगा। बहुत लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि 15 अगस्त 1947 ही क्यों, अगर उससे पहले किसी पूजा स्थल को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया है तो उसे छोड़ देना इंसाफ कहां से हो सकता है। अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और यह सवाल 1991 में भी कुछ एमपीज ने संसद में उठाया था, तो इसको समझना, इसका जवाब देना भी जरूरी है। देखिए, यहां पर दो बुनियादी प्रिंसिपल्स आते हैं जिसके चलते 15 अगस्त 1947 का डेट फिक्स किया गया है। कोई आर्बिट्री डेट नहीं है कि फील गुड हुआ तो हमने कर दिया। ये वो दो सिद्धांत हैं जिस पे हमारे देश का काफी कानून और नियम सिस्टम आधारित है। पहला स्टेट सेक्युलरिज्म और दूसरा नॉन रेट्रोग्रेशन। पहला समझते हैं। स्टेट सेक्युलरिज्म तो लार्जली लोग समझते हैं, बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन समझते हैं। इंडियन रिपब्लिक है जो किसी धर्म का नहीं है, तो इस स्टेट का दायित्व बनता है कि वो सबको एक समान देखे, सबके पूजा स्थलों को प्रोटेक्ट करे। जब ये स्टेट बना, यानी जब देश आजाद हुआ, तब से ये स्टेट की टेरिटरी में जितने भी पूजा स्थल हैं वो सारे के सारे स्टेट की विरासत हैं और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्टेट का, इंडियन रिपब्लिक का दायित्व बनता है कि ये सारे पूजा स्थलों को वो प्रोटेक्ट करे। अब आते हैं नॉन रेट्रोग्रेशन के प्रिंसिपल पे। ये वाला जो प्रिंसिपल हम एकदम भूल सा गए हैं कि हम इतिहास में खोए हुए नहीं रहेंगे। आजादी के पहले अलग अलग साम्राज्य रह चुके थे, हजारों साल का इतिहास है, कई खूंखार जंग है, इतिहास में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारे पूजा स्थलों को ध्वस्त किया गया है, बहुतों को कन्वर्ट किया गया है। मगर अभी का जो इंडियन रिपब्लिक है, अभी का जो स्टेट है, उसका काम यह नहीं है कि वो हजारों सालों के इतिहास को
उसको खंगाले, उसको निकाले, उसको एक्सकवेट करे और पता लगाए कि भैया वो किसका ओरिजिनली था और फिर उसका री-बंटवारा करना शुरू करे, री-एलोकेशन करना शुरू करे। कौन सा शिवालय ओरिजिनली जैन मंदिर था? क्या बुद्धिस्ट टेंपल तोड़े गए थे, पूजा स्थल बनाए गए थे? क्या कोई मस्जिद पहले से, उसके पहले कोई मंदिर था? ये सब हमारे राज्य का काम नहीं है, क्योंकि इस काम का कभी कोई अंत नहीं होने वाला है। राज्य का मकसद है कि पूरे इतिहास को तराजू में ना तोले, बल्कि यह कि कम से कम आजादी के बाद जब एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक स्टेट बना है तो फिर से वो खून खराबा, अस वर्सेस देम धार्मिक विवाद को हवा ना मिले, बल्कि यूनिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो, सबके पास शिक्षा, नौकरी का साधन हो, सबका विकास हो। यह होता है एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में अपना फैसला दिया। हमने उस टाइम पर भी इसके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड बनाए हैं, उसमें क्या सवाल उठे थे, आगे क्या होगा। इस वीडियो में हम उस फैसले को डाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको हम सीधा 82nd पैराग्राफ में ले जाना चाहते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बात की है। सुप्रीम कोर्ट की वाणी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हिस्ट्री के दर्द को हील करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, एक गारंटी है कि आजादी के बाद से हर रिलीजियस कम्युनिटी के पूरे जो पूजा स्थल हैं वो प्रिजर्व किए जाएंगे, उनको बचाया जाएगा। यह लॉ नागरिकों को ही नहीं बल्कि स्टेट को भी एड्रेस करता है। यह बहुत जरूरी पॉइंट है कि इस लॉ का जो आदेश है वो बाइंडिंग है फॉर दोज हु गवर्न द अफेयर्स ऑफ द नेशन एट एवरी लेवल। माने हर पॉलिटिशियन, हर ब्यूरोक्रेट को इस लॉ के स्पिरिट को साथ में रखकर काम करना होगा। उसके बाद एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, स्टेट ने इस लॉ को इनैक्ट करके अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को इन्फोर्स किया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को इंप्लीमेंट किया है कि वो इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स और सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर का हिस्सा है। यानी ये लॉ संवैधानिक तो है ही, पर उसकी स्पिरिट और उसके डायरेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स का हिस्सा है। ये अहम पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि नॉन रेट्रोग्रेशन इज अ फाउंडेशनल फीचर ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ विच सेक्युलरिज्म इज अ कोर कंपोनेंट। और इससे ज्यादा क्लैरिटी से कोई बात नहीं कर सकता है, इससे ज्यादा क्लैरिटी से इवन कोई कोर्ट रिकॉर्ड या कोर्ट जजमेंट लिखी नहीं जाती है। लेकिन किंतु इस एक्ट को अलग अलग ग्राउंड्स पर चैलेंज किया गया है, तो यह मत समझिएगा कि इस एक्ट को खारिज नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के नेता और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल चुके हैं। उनका एक आर्गुमेंट यह है कि यह एक्ट जुडिशियल रिव्यू पर पाबंदी लगा देता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसको लगता है कि उसका राइट टू वर्शिप छिन गया है, तो उसको कोर्ट में केस डालने का मौका तक नहीं मिलेगा। क्यों? अरे क्योंकि अगर 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट है तो मैं तो रिव्यू पिटीशन भी नहीं डाल सकता हूं, मैं तो अपील ही नहीं कर सकता हूं, और ये मेरे राइट्स का खनन है। ये कट ऑफ पिटिशनर्स के मुताबिक आर्बिट्री है और हिस्टोरिकल इनजस्टिस को इग्नोर करता है। देयरफॉर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो राइट टू रिलीजन का भी उल्लंघन कर रहा है, सेक्युलरिज्म माने उनके सेक्युलरिज्म का भी उल्लंघन है। बहुतों का मानना है कि कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 नहीं 1192 होना चाहिए। 1192 रख देना चाहिए, वो साल जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसमें पिटिशनर्स का यह लॉजिक है कि देखो भाई, मुगल्स तो बारबेरिक इन्वेडर्स थे जिन्होंने मंदिर तोड़े थे, इसीलिए कट ऑफ डेट मोहम्मद गौरी वाला रखना चाहिए, रेट्रोग्रेशन होना चाहिए, नहीं तो जस्टिस नहीं होगा। तो उनके लिए रेट्रोग्रेशन इज जस्टिस। पर जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि नॉन रेट्रोग्रेशन इज द फाउंडेशनल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, यानी यह स्टेट का काम नहीं है कि वो मोहम्मद गौरी के दौरान क्या हुआ था, उसने क्या किया था, उसको जज करे। स्टेट के लिए 1192 बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, ये सब सर्वोच्च नहीं है। एक ही डेट सबसे सर्वोच्च और सबसे इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ था, फुल स्टॉप। और तब बना था देश एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उस टाइम पर जो भी पूजा स्थल मौजूद थे, स्टेट का दायित्व है कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। हां, कुछ लोगों का मानना है कि आजादी का डेट 2014 है, लेकिन दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। अगर ये रेट्रोग्रेशन का प्रिंसिपल अलाउ कर देते हैं लीगली,
तो और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। इतिहास में ऐसे बेशुमार राजा हैं जिन्होंने अपनी ताकत दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए दुश्मनों के पूजा स्थलों को तोड़ा था। सिर्फ मुसलमान राजा नहीं हैं, ऐसे सैकड़ों इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे जहां हिंदू राजा ने दूसरे राजा को हराने के बाद हिंदू मंदिरों को ही डेसिक्रेट किया था। उनका भी बदला लोगे क्या? अर्ली 10th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा साम्राज्य के राजा इंद्र द थर्ड ने अपने दुश्मन प्रतिहारा साम्राज्य को हराया और कलप्रिया को ध्वस्त कर दिया, रिड्यूस्ड इट टू रबल, और उसको डिटेल के साथ रिकॉर्ड भी करवाया कि यह कार्य हमने किया है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि शैवाइट या वैष्णवाइट राजाओं ने जैन और बुद्धिस्ट पूजा स्थलों को कन्वर्ट कर दिया या तोड़ दिया। अब इनका भी बदला लेंगे, क्योंकि हो सकता है कल ऐसा भी हो जाए कि जैन बौद्ध भी मांग करने लगे कि भैया हमारे पवित्र स्थान हमको वापस दो। और 1000 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मल्लेराय कम्युनिटी, जो केरला की आदिवासी कम्युनिटी है, उनका क्लेम यह है कि सबरीमाला मंदिर के वो असल हकदार हैं। उनकी कम्युनिटी के लोग मंदिर में 1902, ज्यादा पहले नहीं, 1902 से पूजा कर रहे थे, जब वहां उस समय टेंपल प्रेमाइसिस से वहां की रॉयल फैमिली और उनके पंडितों ने उन्हें वहां से बेदखल कर दिया, वहां से बाहर कर दिया। तो अब भाई आदिवासी भी अपना रेट्रोग्रेशन लाएंगे क्या? इन क्लेम्स की बाय द वे हिस्टोरिकल बैकिंग भी है, पर संघ परिवार या अश्वनी उपाध्याय इनके तरफ से केस लड़ने नहीं आएंगे सुप्रीम कोर्ट पे। सिर्फ एक ही किस्म के हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइन को खुरेदा जाएगा, धर्म के लिए या पॉलिटिक्स के लिए। अब इसका जज आप ही को बनना पड़ेगा। ज्ञानवापी की जहां तक बात है तो कुछ पिटिशनर्स ने एक और रास्ता भी अपनाया है, वेरी इनोवेटिव। राखी सिंह, जो कि श्रृंगार गौरी वर्शिपिंग सूट 2022 की एक मेन प्लेंटिफ है, उन्होंने कहा है कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उनके केस में पहले तो यह तय करना पड़ेगा कि ज्ञानवापी प्रेमाइसिस का 15 अगस्त 1947 के कट ऑफ डेट पे रिलीजियस कैरेक्टर था क्या। यानी वो ये नहीं कह रही है कि 400 साल पहले किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, बल्कि ये कि कट ऑफ डेट पे ज्ञानवापी एक मंदिर ही था या कम से कम एक मंदिर भी था। तो यहां पूजा पाठ से फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप ट्रिगर ही नहीं होता है, क्योंकि अगर 1947 15 अगस्त को वहां भी पूजा हो रही थी तब बिल्कुल सब कुछ ठीक है। वैसे हिंदुस्तान में ये बात तो क्लियर है कि ऐसे काफी पूजा स्थल मौजूद हैं जहां अलग अलग धर्मों के लोग साथ में शांति से साइड बाय साइड अपनी पूजा पाठ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दशकों से ऐसा चलता आया। दिक्कत तब आती है जब राजनीति के नफरती चिंटू आ जाते हैं शांति और भाईचारे को भंग करने के लिए, अपने पावर पाने के लिए। 1993 तक ज्ञानवापी मॉस्क के प्रेमाइसिस में मस्जिद के पीछे की दीवार पर मौजूद मूर्तियों की डेली पूजा होती थी। फैक्ट है। यह बंद इसलिए हुआ क्योंकि कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के वर्कर्स ने वहां मस्जिद की ओर 300 से 400 गंगा जल के कलश फेंक दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने बैरिकेडिंग शुरू कर दिया, एक एरिया को काट दिया और उसके बाद फिर पूजा का भी ये जो सिलसिला था, ये जो डेली पूजा हो रही थी, वो भी रुक गया। नहीं तो पूजा पाठ वहां चलती आई थी शांतिपूर्वक। जब अयोध्या का जजमेंट आया था तब कुछ मासूमों को लगा था, हमारे जैसे लोगों को भी लगा था, हमें भी आशा जगी थी कि अब फाइनली हमारे देश में इकोनॉमी की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, सोशल जस्टिस की, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, राम राज्य की बात होगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को हुए सिर्फ 2 हफ्ते भी नहीं हुए जब देश का नैरेटिव चलाने वाले उन्हें सोचा कि अब मंदिर मस्जिद पर फिर से पार्ट 2 शुरू कर दिया जाए, ताकि नैरेटिव कंटिन्यू होता रहे, लोग भ्रमित रहे और वोट उनको मिलते रहे। पहले मांग हुई अयोध्या की, फिर मांग हो रही है काशी मथुरा की, लेकिन फिर भी यह बात आप साफ याद रखिएगा कि यह बात यहां रुकने वाली नहीं है। यही सेम स्क्रिप्ट एमपी में कमाल मौला मस्जिद में भी शुरू हो चुकी है। सितंबर 2023 में एमपी पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार करती है जो कमाल मौला मस्जिद के प्रेमाइसिस के अंदर देवी सरस्वती की मूर्ति रखने की कोशिश कर रहे थे। चारों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे और अखिल भारत हिंदू महासभा के मेंबर्स बोले जाते हैं, जिन्होंने बाद में दावा किया कि मूर्ति को उन्होंने कोई रखने की कोशिश नहीं की थी, वहां मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी, क्योंकि कमाल मौला मस्जिद के परिसर में एक प्राचीन सरस्वती मंदिर है। अब इसका हिस्ट्री में तो कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन यह क्लेम किया जाता है। ऐसी मूर्तियां शायद और कई सैकड़ों मस्जिदों में प्रकट होने लगेंगी और सालों साल देश की राजनीति मुस्लिम इन्वेडर, मुस्लिम हेट और प्राचीन हिंदू ग्लोरी पर चलती रहेगी। कमाल मौला मॉस्क के रिलीजियस कैरेक्टर को कन्वर्ट होने से रोकने के लिए फिलहाल तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का दीवार अभी है,
पर भाजपा की सरकार पार्लियामेंट में इस एक्ट को रिपील कर सकती है, यह उसके पावर में है। पार्टी के सपोर्टर्स कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती है, पार्लियामेंट का हक है कि अगर वो चाहे तो वो उसे बदल सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि नंबर्स तो उनके पास 2024 के बाद आ ही जाएंगे। देखना फिर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस को दरकिनार करके इस एक्ट को हटाने की मंजूरी देता है या बोलता है कि नहीं भैया, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जिसे पार्लियामेंट नहीं हटा सकती है, नहीं अमेंड कर सकती है। फाइनली शायद नेता लोग भी अभी इस बात को आंकने में लगे हैं कि मंदिर मस्जिद पार्ट 2 इलेक्शंस में उनको कितने वोट देगी। अगर उनको लगता है कि मुद्दा गर्म है, लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, तो फिर आप सोचिए कि यह आंदोलन फिर से चालू होने वाला है। अगर उनको समझ में आए कि नहीं, लोग अब चाहते हैं कि देश में शांति हो, देश में एजुकेशन हो, देश में नौकरियां जा रही हैं, उसके बारे में बातचीत हो रही हो, तो हो सकता है कि यह मामला फिर से थोड़े दिनों में ठंडा पड़ जाए। तो देश की दशा और देश की दिशा किस तरफ जाने वाली है, काफी हद तक आने वाले कुछ दिनों में और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ क्या होता है उससे पता चलेगा। मुझे मालूम है कि ये एपिसोड काफी लंबा हो गया, लेकिन ये मुद्दा भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स अच्छे लगते हैं, तो जरूर हमें सपोर्ट करिएगा। इस एपिसोड को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारा काम पसंद आता है तो एक अल्टीमेट देशभक्त भी आप बन सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं हमें ऑन patreon.com/देशभक्त, जिससे हम ऐसे एपिसोड्स और भी बना पाए। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।